हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य UGC नेट जून 2024 के लिए। तो इसमें हम यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट कर रखी है और यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत आपके कहानी आती हैं और कहानी के अंतर्गत मैंने 3 वीडियो डाल दी हैं। आज की हमारी चौथी वीडियो होगी। जिसने भी नहीं देखी हैं, ये 4th वीडियो होगी हमारी। जिसने भी अब तक की वीडियो नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। UGC नेट जून 2024 यूनिट नंबर 7 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने यूनिट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं और आज कल से एप्लीकेशन फॉर्म भी UGC नेट के लिए स्टार्ट हो गए हैं। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबसे पहले अप्लाई कर दें और उसके बाद आप अपनी इसको प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। तो आज की कहानी में हम पढ़ेंगे और अब तक हम पढ़ चुके हैं प्रारंभिक कहानियाँ, यानी कि प्रेमचंद पूर्व कहानियाँ, प्रेमचंद युगीन कहानियाँ और प्रेमचंदोत्तर कहानियाँ। ये सारी हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमारी आती है समकालीन कहानी, यानी कि नई कहानी से अब तक की कहानियाँ। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आज हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन, यानी कि हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन कौन कौन से हैं और उनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं। तो आज की वीडियो जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। DSSB TGT हिंदी, चंडीगढ़ TGT PGT हिंदी, एस्टेट, UGC नेट और जितनी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं हर जगह पर आपकी ये वीडियो जो है काम आने वाली है। तो नई कहानी से अब तक, यानी कि नई कहानी से अब तक जितने भी कहानीकार हुए हैं, महिला कहानीकार हैं या पुरुष कहानीकार हैं, जितने भी, उन सभी की कहानियां हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है मैं बता रही हूँ आपको, कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। TGT PGT एस्टेट वाले, DSSB चंडीगढ़ वाले कैंडिडेट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एस्टेट, सभी के लिए महत्वपूर्ण है आज की वीडियो। और सीधा प्रश्न यहाँ पर आपको एग्जाम में रखा हुआ दिखाई देगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इसी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं, लाइनर क्वेश्चन, ये भी मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगी। तो शुरू करते हैं नई कहानी। देखो, एक तो नई कहानी हम ऐसे लिखते हैं, एक नई हम ये यग लगा के ऐसे लिखते हैं। तो ये नई कहानी है। जैसे कि हम नया ऐसे लिखते हैं तो नया से ये आपकी नई। तो नई कहानी इस प्रकार से है, इसको ध्यान रखना है। नई कहानी से अब तक। तो नई कहानी का नाम दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सर्वप्रथम नई कहानी का जो नाम है उसका प्रयोग किसने किया था? दुष्यंत कुमार ने किया था। हिंदी के अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2, हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रवर्तक काल कर्मानुसार निम्न है। कौन कौन से हैं देखते हैं। एक सीधा डायरेक्ट आपको प्रश्न पेपर में रखा हुआ मिल सकता है। जब मैंने UGC नेट का एग्ज़ाम दिया था तो ये आया था सचेतन कहानी, महीप सिंह जो इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये जितने भी प्रमुख कहानी आंदोलन हैं और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके, वो सारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। नई कहानी तो देखते हैं, ये हैं आपके कहानी आंदोलन। तो कहानी आंदोलन कौन कौन से हैं? एक तो नई कहानी, उसके बाद की जो कहानी आई उसे कहानी कहा गया और उसके बाद फिर से कहानी का जो आंदोलन चला उसे सचेतन कहानी कहा गया। उसके बाद फिर सहज कहानी, फिर समानांतर कहानी, फिर सक्रिय कहानी और फिर जनवादी कहानी। तो आप जब कोई बुक खोलेंगे और बुक में आप पढ़ेंगे तो आप ये सोचेंगे कि जब इतनी सारी कहानी और कहानीकारों के नाम हमने लिख लिए हैं और उनकी कहानियाँ हमने लिख ली हैं, तो ये सब क्या है? तो ये है कि समकालीन कहानी, यानी कि नई कहानी से अब तक के कई आंदोलन हुए जिनको विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए। तो ये हम देखेंगे। नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? डॉक्टर राजेंद्र यादव। कब शुरू हुआ था ये आंदोलन? तो 1956 के आसपास।
अब नई कहानी के अंदर एक कहानीकार का नाम नहीं आता है, एक प्रवर्तक नहीं है। नई कहानी के 3 प्रवर्तक माने जाते हैं, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। आपको कहीं पर किसी बुक में कमलेश्वर लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर राजेंद्र यादव लिखा मिलेगा और कहीं पर आपको मोहन राकेश मिलेगा। लेकिन जो ये तीनों हैं, ये तीनों ही नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। अगर इन तीनों का नाम न देकर आपसे कोई एक नाम दिया जाता है तो भी आपको वही करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहानी आंदोलन आता है ए कहानी, दूसरा आता है ए कहानी। और ए कहानी के जो प्रवर्तक थे गंगा प्रसाद विमल, ये भी एक बार एस्टेट में पूछा गया था। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये सारे जो प्रश्न हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ए कहानी का प्रवर्तक कौन है? गंगा प्रसाद विमल। और ये आंदोलन कब हुआ? 1960। आप देख रही हैं सारे सीक्वेंस में हैं। उसके बाद आता है सचेतन कहानी, और सचेतन कहानी के प्रवर्तक जो थे वो महीप सिंह हैं। और 1964 के आसपास ये आंदोलन था। 4-4, 5-5 साल के अंतराल पर जो कहानियाँ लिखी गई और जो आंदोलन होते गए, कहानी आंदोलन, वही हैं ये, इनमें ज़्यादा गैप नहीं है। अगला आता है सहज कहानी। तो सहज कहानी अमृत राय। आप याद कैसे रखेंगे? सहज, अमृत को पाना कोई सहज नहीं है। अमृत राय इसके प्रवर्तक थे इस कहानी आंदोलन के, और 1968 में ये आंदोलन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समानांतर कहानी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी यूजीसी नेट या पता नहीं एस्टेट के उसमें पूछा गया था। तो समानांतर कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे ये कमलेश्वर थे, और 1972 में ये कहानी आंदोलन चला। उसके बाद आता है सक्रिय कहानी, और राकेश वत्स इसके जो है प्रवर्तक हैं, और ये इसका समय काल है 1979। नेक्स्ट जो कहानी आंदोलन रहा वो जनवादी कहानी आंदोलन रहा, जो 1982 के आसपास जिसका समय रहा। अब हम इन सभी कहानी आंदोलनों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम ध्यान देते हैं। साठोत्री कहानी को, साठोत्री मतलब 1960 के आसपास जो कहानी लिखी जा रही थी, उसी कहानी को गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही ए कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। अब आप देख लेंगे हम यही पढ़ रहे थे, समकालीन कहानी नई कहानी से अब तक, यानी कि 1950 के बाद जो भी शुरुआत हुई उसको हम सारी नई कहानी से और अब तक की कहानियाँ कहते हैं। तो साठोत्री कहानी को, साठोत्री कहानी को गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में तो क्या कहते थे? समकालीन कहानी नाम से, लेकिन बाद में क्या कहने लगे? ए कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। गंगा प्रसाद विमल ने लिखा है, ए कहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह रखती हुई नहीं चलती है। उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। मतलब इस बात को आप गौर से समझें, इस पॉइंट को, कि गंगा प्रसाद विमल ने 1960 के आसपास जो कहानी लिखी गई उसे ए कहानी कहा, और ए कहानी के बारे में उनकी क्या धारणा थी कि जो ए कहानी आंदोलन के समय जो कहानियाँ लिखी गई वो किसी भी मूल्यों की रक्षा नहीं करती हुई दिखाई दे रही, ना ही उनमें किसी प्रकार का आग्रह है कि हमें मानव मूल्यों को बचाना चाहिए, ठीक है। अगर उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। मतलब कहानियों में, जैसे कहानी क्या होती है, कहानी हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं, कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हमारे नैतिक मूल्य सिखाती हैं कहानी हमें। लेकिन गंगा प्रसाद विमल जी कहते हैं कि 1960 के आसपास जो कहानियाँ लिखी गई उनके लिए, उन कहानियों में अगर पुराने मूल्य टूटते हैं तो टूटने दे, उनके लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। ना ही उन्होंने पुराने मूल्यों की रक्षा करने की कोई बात कही, और न ही उन मूल्यों का आग्रह, मतलब बचाने का कोई किसी प्रकार का आग्रह नजर आता है। 1960 के बाद की कहानी मानव विश्वास की आदर्श कहानी नहीं है। मतलब मनुष्य का, जैसे हम कहानी बताते रहते हैं, शुरू से हम कहानियाँ सुनते आ रहे हैं और कहानियों में हमारा विश्वास भी था, लेकिन गंगा प्रसाद विमल जी कहते हैं कि 1960 के बाद जो कहानियाँ आई वो मानव विश्वास की आदर्श कहानी नहीं है, अपितु वह मनुष्य मस्तिष्क के भीषण संकट बोध की यथार्थ प्रतीति की कहानी है, जो मानव पीड़न को इसलिए व्यक्त नहीं करती कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, अपितु वह यथार्थ का भोग है।
मतलब जैसा उन्होंने यथार्थ के तौर पर जैसा भोगा वैसे के वैसा उन्होंने अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया। और ये तो गंगा प्रसाद विमल की टिप्पणी थी साठोत्तर कहानी के ऊपर, यानी कि 1960 के बाद की कहानियों के बारे में। और कथाकार मार्कंडे ने क्या लिखा है, नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित हैं। तो देखो, दो विद्वान हैं, दोनों ने अपनी अलग अलग राय दी हैं। गंगा प्रसाद विमल की अलग राय है और मार्कंडे जी की अलग राय है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि किसने क्या कहा है। ऐसा पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, यूजीसी नेट में भी। तो डॉक्टर महीप सिंह के आधार पत्रिका, ये पत्रिका का नाम आपको याद रखना है कि सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। अब प्रश्न एक बार पेपर में इसी प्रकार से पूछा जाता है कि सचेतन कहानी विशेषांक जो है कौन सी पत्रिका से निकला था, आधारित था, तो ये आधार पत्रिका से निकला था। और सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ कहाँ से माना जाता है, या ऐसे पूछ ले प्रश्न कि सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ कौन सी पत्रिका से माना जाता है, तो आधार पत्रिका से माना जाता है। और कौन इसके प्रवर्तक थे सचेतन कहानी के, तो महीप सिंह थे। इस प्रकार से इस प्रश्न को कई तरीके से ध्यान में रखना है। डॉक्टर महीप सिंह ने लिखा है, सचेतन एक दृष्टि है। देखो, हमारे मन में हमारा जो वो मस्तिष्क, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा भी होगा, 2 या 3 प्रकार भागों में डिवाइड किया गया है। चेतन मन, अचेतन मन, ठीक है, और अर्धचेतन मन। तो सचेतन मतलब जो सचेत है, जिसमें चेतना है, जो जागरूक है, इससे आप इसका मतलब इस प्रकार से लेंगे। डॉक्टर महीप सिंह ने लिखा है, सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। मतलब अगर आप सचेत हैं तभी तो समझो कि आप जीवन जी रही हैं, और जीवन जीने का मतलब भी जाना जाता है। इस प्रकार से ध्यान रखना है। सहज कहानी के संबंध में अब बात हो रही है, ये सचेतन कहानी के बारे में था अभी तक। सचेतन कहानी का जो प्रारंभ है आधार पत्रिका से माना जाता है, ये ध्यान रखना है। और इसके प्रवर्तक कौन थे, डॉक्टर महीप सिंह। सचेतन कहानी के संबंध में अमृत राय ने लिखा है, कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। अब देखो, सहज कहानी के बारे में कई कहानी आंदोलन मैंने आपको बताई हैं, सचेतन कहानी, कहानी, सहज कहानी। तो सहज कहानी के बारे में अमृत राय ने क्या लिखा है कि कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। तो ये बात किसने कही, अमृत राय ने। ये आपको ध्यान रखना है। और अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानी पत्रिका से आरंभ किया। आपको याद रखना है, जो सचेतन कहानी था वो आधार नामक पत्रिका से संबंधित थी, और जो सहज कहानी आंदोलन था ये कहाँ से आरंभ हुआ, ये आपका हुआ अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियाँ पत्रिका से आरंभ किया। तो ये पत्रिका का नाम है नई कहानियाँ पत्रिका से आरंभ किया। कमलेश्वर ने कहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्म युग में अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया। देखो, कमलेश्वर ने कहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध किया। मतलब कमलेश्वर को जो कहानीकार थे, यानी कि कहानी आंदोलन के अंतर्गत जितने भी कहानीकार आते थे उनको कमलेश्वर ने भोगवादी प्रवृत्ति का कहा है, और उनकी भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्मयुग एक पत्रिका थी, इस पत्रिका में उन्होंने एक शीर्षक नाम से एक लेख प्रकाशित किया। कौन से शीर्षक से लेख प्रकाशित किया, अय्यास प्रेतों का विद्रोह। कह रहा कि अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक नाम से एक लेख प्रकाशित किया। किसने, कमलेश्वर ने किया, और कौन सी पत्रिका में किया, धर्मयुग पत्रिका में किया। तो ये याद रखना है।
समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। अब आप देखना, आपके यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में आपको 2, 3 और 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन में मान लो ये रख दिया और एक ऑप्शन में आपका मान लो ये रख दिया और 3 ऑप्शन आपको सही दे देंगे, एक ऑप्शन में गलत दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सा सही नहीं है। तो इस प्रकार की लाइनें भी आपको याद रखनी है कि कौन सा कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, कौन सी पत्रिका से जुड़े हुए हैं। तो समानांतर कहानी से याद रखना है कमलेश्वर जुड़े हुए हैं, ठीक है। और समानांतर आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित किया गया है, प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया है। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात, अब समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका से हुआ। आप सीधा लिख लें, जहाँ इससे पहले वाले पेज में मैंने आपको बताया था वहीं पर इनके सामने अब वो नोट्स आप पढ़कर पहले वीडियो पूरी देखें, फिर उसके बाद आप यहीं पर लिख लें। जैसे कि समानांतर कहानी के प्रवर्तक जो थे कमलेश्वर थे, इनकी पत्रिका का नाम था सारिका, आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और सचेतन कहानी महीप सिंह, इसकी पत्रिका का नाम था आधार पत्रिका। इस प्रकार से आप इनके साथ साथ ही यहाँ पर जोड़ लें, ठीक है। तो नोट्स आपके एक ही जगह पर तैयार हो जाएंगे। और समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका से हुआ, ये भी पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। राकेश वत्स ने मंच पत्रिका द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया। अभी मैंने पीछे बताया था कि सक्रिय कहानी आंदोलन का जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, राकेश वत्स थे। और इन्होंने कौन सी पत्रिका द्वारा किया, तो मंच पत्रिका के द्वारा किया। राकेश वत्स ने लिखा है, सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। सक्रिय, जब आदमी सक्रिय कब रहता है, सक्रिय कब रहता है आदमी, जब वो उसमें चेतना रहती है, यानी कि जीवित रहता है। तो क्या कहा इन्होंने कि सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी है। जनवादी आंदोलन कहानी का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ। जैसे कि जनवादी आंदोलन मैंने जब पीछे आपको बताया था ये यहाँ पर, तो उसमें किसी के प्रवर्तक का नाम नहीं लिखा हुआ था, वो इसीलिए नहीं लिखा हुआ था, जैसे कि अब आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के द्वारा हुआ था। इसमें कोई एक पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति नहीं था। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। अब मार्क्सवाद आपके दिमाग में आते ही आपको 2 बातें याद रखनी है। मार्क्सवाद क्या था कि इसमें जो समाज था 2 वर्गों में विभाजित था, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। तो शोषित वर्ग जिसका शोषण होता था और ये वो वर्ग था जो शोषण करता था, ठीक है। तो ये आधार बनाकर लिखी गई। इसमें मुख्यतः किसानों, मजदूरों, पीड़ित दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया जाता था। देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों का क्या होता था, शोषण होता था, इसलिए इसको मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। अब नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है, तो परिंदे को माना है। अब परिंदे किसकी है, निर्मल वर्मा की, निर्मल वर्मा की ये कहानी है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है, नामवर सिंह ने लिखा है, परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का ये क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाता है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। तो ये निर्मल वर्मा जी की कहानियों के बारे में लिखा है, नामवर सिंह ने लिखा है और परिंदे कहानी को पहली कहानी मानते हैं। हिंदी के प्रमुख समकालीन कहानीकार कौन कौन से, अभी आप पढ़ रहे थे, आधुनिक काल के कवि कह दें, आधुनिक काल के कहानीकार कहें या समकालीन कहानीकार कहें तो एक ही बात है। और हिंदी के प्रमुख समकालीन कहानीकार कौन से हैं और उनके संग्रह कौन कौन से हैं। तो वैसे तो बहुत सारे संग्रह हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है
वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो भीष्म साहनी की कौन कौन सी कहानी है? भीष्म साहनी, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ और शोभा यात्रा, निशाचर, डायन। मैंने यही याद की थी, सारे महत्वपूर्ण हैं। तो याद कैसे रखेंगे? भीष्म साहनी ने भाग्य रेखा को पहला पाठ पढ़ाया कि तुम भटकती राख की तरह मत भटको, सीधी सीधी पटरियों पर चलो और शोभा यात्रा करो। पटरियों पर चलते हुए अगर आप शोभा यात्रा करेंगे तो सारे निशाचर जो हैं वो भाग जाएंगे, डायन भी भाग जाएगी। अब निशाचर राक्षस होता है, रात्रि के समय विचरण करते हैं। डायन भी आप एक तरीके से राक्षस से ही लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मन में एक तस्वीर सी बना लें और अपनी रचनाओं को याद कर लें। दूसरा महत्वपूर्ण आता है, समकालीन कहानी में आता है, और ये मुझसे पूछा गया था जब HPSC का मेरा इंटरव्यू था, तो मुझसे पूछा था कि नई कहानी आंदोलन में कौन कौन से जो कहानीकार हैं वो आते हैं। तो मैंने नाम भी बताए थे, आप भी ध्यान रखना। मुक्तिबोध की जो कहानी संग्रह हैं, ये सारे कहानी संग्रह हैं भीष्म साहनी के, ये कहानियाँ नहीं हैं, ये सारे कहानी संग्रह हैं, आपको ध्यान रखना है। तो मुक्तिबोध के कौन कौन से कहानी संग्रह? काठ का सपना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इस पर जितने पॉइंट लगा सकते हैं, और सतह से उठता आदमी, ये दोनों कहानी हैं, संग्रह हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी के। ये किसी न किसी तरीके से पेपर में पूछे ही जाते हैं। चाहे तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि काठ का सपना जो रचना है ये हिंदी की कौन सी विधा है, तो आपको कहानी बतानी है, या किसका कहानी संग्रह है तो आपको मुक्तिबोध नाम बताना है। तो दोनों आपको याद रखना है, सतह से उठता आदमी और काठ का सपना। थोड़े से जो इम्पोर्टेंट है वही हम करेंगे। भैरव प्रसाद का अगर आप लिखना चाहें तो देखो लिख सकते हैं, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो मैंने भी लिखा था अमरकांत का, तो ये भी आप याद कर लें। मैंने कहा था कहानी बहुत ज़्यादा है, आपको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कमेंट करके कहें कि मैम आपने कितनी कहानियाँ आपने UGC नेट के लिए याद की थी। देखो एस्टेट के लिए मैंने कोई कहानियाँ, कोई उपन्यास या अलग से नहीं पढ़ा था, कुछ भी मैंने सिर्फ नेट की तैयारी की थी। तो आप अगर कमेंट करके कहते हैं कि मैम एक दिन दिखाइए, तो मैं आपको ज़रूर मेरा रजिस्टर दिखाऊंगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि हाँ वास्तव में हमें इतनी तो कहानियाँ याद करनी ही करनी है, तभी हमारा काम चलेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, थोड़ा दिखाऊंगी आपको रजिस्टर। अब आता है अमरकांत, जिंदगी और जोंक। अब मैंने ये कैसे कर रखा था, ये मेरी जो ट्रिक थी, ये मैंने मतलब अपने ही घर में कोई आदमी इंसान है जिसका अमर से नाम है, तो उसी से मैंने बना रखा था अमरकांत। अमरकांत क्या है, थोड़ी सी हालत तो उसकी थोड़ी सी खस्ता है, तो मैंने कर रखा था जिंदगी और जोंक के बीच में लड़ता है, देश के लोग उसका साथ नहीं देते हैं, मौत का नगर बना हुआ है और सभी लोग उससे मिलने भी आ रहे हैं, सभी मित्र मिलने भी आ रहे हैं, कुआसा छाया हुआ है। एक धनी व्यक्ति का बयान, मतलब जिंदगी और जोक के बीच में जो आदमी लड़ रहा है, वहाँ पर क्या करते हैं, देश के सारे लोग तो इकट्ठे हो ही जाते हैं, मौत का सा नगर हो रहा है वहाँ पर, और धनी लोग अपने अपने बयान दे रहे हैं, और सुख और दुख का साथ। तो ये अमरकांत की कहानियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, मैंने भी सारी याद की थी। दूसरा मैंने राजेंद्र यादव की भी कहानियाँ याद की थी, तो आप भी कर लें। देवताओं की मूर्तियाँ, राजेंद्र यादव जो है देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं, खेल खिलौनों से करते हैं, मतलब जो देवताओं की मूर्तियां होती हैं वो खिलौने टाइप में होती हैं, और उन खिलौने में ही उनकी लक्ष्मी कैद होती है। अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे उन खिलौनों से ही छोटे छोटे ताजमहल बना लेते हैं, किनारे से किनारे लगा कर, जैसे एक ये खिलौना है एक ये खिलौना है, इनको किनारे से किनारे लगा कर ये क्या कर लेते हैं, एक ताजमहल सा बना लेते हैं, इन्हीं में लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये सारे देवताओं की मूर्तियां हैं। देखो मैंने तो ऐसे ही याद की थी, और कई बार जब ये ढह जाती हैं, मूर्तियां गिर जाती हैं, तो टूटना मतलब टूट भी जाती हैं। अपने पार, ढोल और अन्य, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, यही इम्पोर्टेंट थी, और ये मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। नेक्स्ट है मोहन राकेश की मैंने भी याद की थी, आपको भी करनी पड़ेंगी। देखो ये इस पेज में मैं जितने भी कहानीकार बता रही हूँ ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। भैरव प्रसाद का आप करें तो कर लें, नहीं तो इतना कोई खास नहीं है। अमरकांत, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, ये आपको ज़रूर करने हैं। तो मोहन राकेश के हैं,
इंसान के खंडर, मोहन राकेश। इंसान के खंडर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। ये आपको बिल्कुल याद करने हैं, इम्पोर्टेंट है मोहन राकेश की कहानियाँ। ठीक है। कमलेश्वर देखिएगा, कमलेश्वर मोस्ट इम्पोर्टेंट, धर्मवीर भारती के भी आपको याद करने हैं। अब कमलेश्वर की अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, इसे आपको ध्यान रखनी है। तो कमलेश्वर क्या है? कमलेश्वर राजा निर्बंसिया, मतलब कमलेश्वर एक औरत है, वो गाली देती है किसी को कि औरतें जब लड़ाई करती है तेरा वंश ना बढ़े या कुछ इस प्रकार से, तो कहते हैं राजा निर्बंसिया। जिसका वंश नहीं बढ़ता, मतलब जिनके वंश आगे नहीं बढ़ रहा होता, उसे कहते हैं निर्बंसिया, तेरा वंश ना आगे चले, कुछ इस प्रकार से। तो कमलेश्वर जो औरत है वो कहती है राजा निर्बंसिया। किसको कहती है? कस्बे के ये एक आदमी को कहती है। खोई हुई दिशाएं, वो आदमी जो है अपनी दिशाएं खो चुका है और मांस का सा दरिया बन चुका है। और बयान आज़ादी मुबारक। तो भाई ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, आप जोड़ लेना इसी ट्रिक से। अब ट्रिक तो मेरी भी सारी ऐसे ख़त्म हो जाएंगी नहीं तो। धर्मवीर भारती की कहानियाँ हैं मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। ऐसे याद कर लेना आप कि धर्मवीर। और देखो आप तो यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सारी सीक्वेंस से लिख रखी थी और सारी कहानी मैंने, जैसे कि धर्मवीर भारती की कहानी याद करी तो मैंने बिल्कुल सीक्वेंस से याद करी। निर्मल वर्मा की करी तो बिल्कुल सीक्वेंस से, मैंने लिख भी सीक्वेंस से रखी थी और सीक्वेंस से बिल्कुल एकदम रट रखी थी। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन देखो ये महान स्तंभ हैं, मतलब महत्वपूर्ण स्तंभ है हिंदी साहित्य के। कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनके अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आता है, आप कैसे याद कर सकते हैं कि आपके गांव में कोई धर्मवीर भारती होगा। वो मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये आपको ध्यान रह जाएगा। ठीक है। लक्ष्मी नारायण लाल, ये आप करें तो कर ले, नहीं लक्ष्मी नारायण लाल के जो हैं उपन्यास जो हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण आता है निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु और शिव प्रसाद सिंह। और ठुमरी जो है, जब मैंने नेट का पेपर दिया था तब भी ये प्रश्न पूछा गया था, ठुमरी नामक कहानी किसके द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। और एक ठेस भी है, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, ठे से, ध्यान रखना है आपको। ठीक है। आज मेरा थोड़ा गला खराब है। निर्मल वर्मा, इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ, परिंदे। अब इसे आप छोड़ सकते हैं। तो आपको याद कौन कौन से कहानी संग्रह करने हैं कि निर्मल वर्मा जलती हुई झाड़ियों से निकलते हुए, पिछली गर्मियों की बात है कि बीच बहस में, भैंस किस किस में, कौवे और काला पानी और परिंदे। परिंदों मतलब कौवा एक परिंदा ही तो है, इनमें क्या हो रही थी? कौवे और काला पानी में, बीच बहस में, कौन आगे और परिंदे आगे, कुछ इस प्रकार से आप जोड़ लेना, मैंने हिंट आपको दे दिया है। तो परिंदे इंपॉर्टेंट है याद रखना। पहली कहानी मानी है नामवर सिंह ने और 1960 में प्रकाशित हुई थी। दूसरा नाम आता है फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी कौन कौन सी कहानी है? ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये भी महत्वपूर्ण है। और अच्छे आदमी। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कहानी संग्रह इनके नहीं है। शिव प्रसाद सिंह, ये थोड़े आंचलिक कहानीकार से हैं। और शिव प्रसाद सिंह की है आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, मतलब जो शिव प्रसाद हैं ये अपने कर्मों के साथ लड़ रही हैं और आर पार की लड़ाई हो रही है, यानी कि आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है और भेड़िया, अंधकूप भी है इसकी एक। तो देखो मैंने याद कर रखी थी, मुझे अब याद आ रही है। तो आर पार की माला, कर्मनाशक की हार, देखो रह की एक सीक्वेंस ही बनती है। आर पार की माला, कर्मनाशक की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िया। लेकिन जब भी आप ट्रिक बनाएं तो राइटर का नाम जो है उसे सबसे पहले ले, तभी आप, नहीं तो ऐसे आप भूल जाएंगे। मार्कंडे की इम्पोर्टेंट है। तो मार्कंडे, पान फूल, इनकी भी आंचलिक यानी कि ग्रामीण अंचल से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। तो पान फूल, पत्थर और परछाई, महुए का पेड़। देखो पान फूल,
महुए का पेड़, पत्थर और परछाई, ये सारे गांव में ही होते हैं। हंसा जाई अकेला, भूदान, भाई शहर वालों के पास तो इतनी भूमि होती ही नहीं है, कहाँ से दान करेंगे। भूदान, माही और बीच के लोग। बीच के लोग ये इम्पोर्टेंट है, 1975 में ही प्रकाशित हुई है कहानी, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, इनमें जो अब उस पेज के थे वो सारे कहानीकार महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है मैं उन्हीं की बात यहाँ पर करूँगी। तो रमेश बख्शी की देख लेते हैं। एक अमूर्त तकलीफ, तलघर, ये भी रहने दें आप। नेक्स्ट है रविंद्र कालिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थी, मैंने याद कैसे की थी। रविंद्र कालिया की जो पत्नी है वो 9 साल छोटी पत्नी है उसकी, और वो 9 साल छोटी है तो उसे पढ़ना नहीं आता। तो रविंद्र कालिया क्या करता है, रजिस्टर में पढ़ाता है, काला रजिस्टर लेकर आता है। और किस लिए पढ़ाता है, ताकि गरीबी हट जाए, और चकैया नीम के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। तो ये आसान सी ट्रिक थी, इसे आप याद कर लें। और नेक्स्ट जो है रामदरस मिश्र का, अगर आप ये लिखें तो लिखना चाहें लिख लें। नेक्स्ट मैंने याद किया था ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन का क्या है, फैंस के इधर उधर, यात्रा, क्षण जीवी, सपना नहीं। ठीक है। काशीनाथ की याद करनी है, मैंने याद की थी, आसान ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता दूंगी। काशीनाथ की जो कहानियां हैं ये देखना। लोग बिस्तरों पर, काशी से जब नाथ आते हैं तो लोग उस समय बिस्तरों पर रहते हैं। सुबह का डर, यानी कि लोग बिस्तर से उठने का नाम नहीं लेते। डर लगता है ना, जैसे जिसको सोने की बहुत ज़्यादा आदत होती है वो ये सोचते हैं कि सुबह ही ना हो, अभी मैं और सोया रहूं, अलार्म बजने के बाद भी सो जाते हैं। तो लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर है कि कहीं सुबह ना हो जाए। आदमी नामा, नई तारीख, देखो सुबह हो जाएगा तो नई तारीख आ जाएगी। ठीक है। कल की फटे हाल कहानियाँ, मतलब सुबह होएगा तो भाई उठना पड़ेगा और फिर कल की कहानी फिर से याद आ जाएगी, कल की फटे हाल की कहानियाँ याद आ जाएंगी। और सदी का सबसे बड़ा आदमी कौन है, काशीनाथ, ऐसे याद रखनी है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, एक मैंने ये दूधनाथ सिंह की भी याद की थी, तो आप भी कर लें। और गिरिराज किशोर की भी मैंने याद की थी, जो मैंने आपको की थी, मैंने बहुत एक्सेस में कहानियाँ याद की थी, तो आप भी कर लें। दूधनाथ सिंह की है सपाट चेहरे वाला आदमी, मतलब जो हमारे घर दूध देने आता है, ये मैंने इसी तरीके से ट्रिक बनाई थी, वैसे हमारे घर कोई दूध देने नहीं आता है। तो जो दूधिया है वो सपाट चेहरे वाला आदमी है, बट सुखांत है, मतलब सुखांत, सुख से रहता है। जब वो पहला कदम रखता है माई का शोक गीत गाता है। ठीक है। नमो अंधकार, और धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे निष्कासन, मतलब जो दूधी आता है वो सपाट चेहरे वाला है बट सुखांत है, और पहला कदम घर में रखते ही माई का शोक गीत गाता है। फिर नमो अंधकार, मतलब नमो नारायण बोलता है, और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहते हुए निष्कासन, मतलब घर से निकल जाता है दूध देकर। तो ये एक ट्रिक थी जो मैंने याद कर रखी थी, आप भी कर लें। गिरिराज किशोर की भी ट्रिक मस्त है। 4 मोती बेआब, गिरिराज, मतलब मोतियों पर जब किशोर गिरते हैं, गिरिराज मतलब गिरते हैं, तो 4 मोती बेआब हो जाते हैं। नीम के फूल, पेपर वेट, रिश्ता, और ये छोड़ो, शहर दर शहर, हम प्यार कर लें, यह देह किसकी है। ठीक है, इतनी सी याद कर लें आप, ये भी मैंने याद की थी। नेक्स्ट है, ये आप रहने दें, और इम्पोर्टेंट है उसके बाद वही मैं आपको बताऊंगी। गोविंद मिश्र के भी मैंने याद की थी, आप भी देख लें एक बार। तो नए पुराने माँ बाप, गोविंद मिश्र की जो कहानियाँ हैं, गोविंद मिश्र एक आदमी है, उसके नए पुराने माँ बाप हैं, अंतपुर में रहते हैं, और उनकी आत्माएं रगड़ खाती रहती हैं, मतलब उनकी कोई देख रेख नहीं करते, लेकिन फिर भी धांसू हैं, है ना, धांसू हैं बट अपाइज हैं। ठीक है। खुद के खिलाफ लड़ लेते हैं, और उनका जो इतिहास है वो खाक है। पगला बाबा है एक, उसने मैंने बताया ना, नए पुराने माँ बाप में पगला बाबा, आसमान कितना नीला, मुझे बाहर निकालो। तो ये कुछ हैं भाई, अगर आप और लिखना चाहो तो देखो ये बहुत ज़्यादा हैं, मैं यहाँ पर ले आई हूँ, लेकिन इनमें से जो मैंने की थी मैं वही बताऊँगी आपको। ठीक है। और मैंने की थी विवेकी राय की, और बस एक विवेकी राय की आप और लिख लेना, 2-4 अगर लिखे तो, वैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और हाँ, महीप सिंह की ओर कर लें आप, क्योंकि महीप सिंह का कहानी आंदोलन में काफ़ी नाम है, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं महीप सिंह। तो महीप सिंह
आप याद रखना है मईप आप उससे ले सकते हैं। मईप किसको कहते हैं? वो फूलों के ऊपर जो घूमता रहता है भंवरा सा, आप उसे मईप समझ लें। सुबह के फूल उजाले के उल्लू, उजाला होते ही उल्लू चले जाते हैं, सुबह के फूल खिल जाते हैं। और कुछ और कितना, कितने संबंध, दिल्ली कहाँ है? मईप सिंह दिल्ली कहाँ है? ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अब ये सब इनमें से जो हैं हमने, हाँ जो मैंने किए थे वो मैं आपको बता रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट हैं वो बद्दी उज़्मा, एक बद्दी उज़्मा के भी मैंने किए थे। अनित्य, पुल टूटते हुए, चौथा ब्राह्मण। ये कई बार पूछते नहीं हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये 2 रचनाएं, ये दोनों पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है अब्दुल बिस्मिल्ला, ये भी मैंने याद की थी लेकिन कहीं पर इतने नहीं पूछे गए, लेकिन आप कर लें फिर भी, छोटी छोटी कहानियां हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है इनकी। अब्दुल्ला बिस्मिल्ला का टूटा हुआ पंख, और कितने कितने सवाल, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भव, रफ रफ मेल। इंपॉर्टेंट है ये, इनकी सारी रचनाएं आप लिख लें और याद कर लें। नेक्स्ट है, मैंने नरेंद्र कोहली जी की भी की थी तो ये भी आप कर लें। परिणति, कहानी का अभाव, दृष्टि देश में एकाएक संबंध सेटल हो गए। नरेंद्र कोहली के परिणति के साथ कहानी का तो अभाव था लेकिन दृष्टि देश में एकाएक ही उनके संबंध क्या हो गए, शटल हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर लें। नेक्स्ट जो है इसमें से, और मैंने, हाँ भाई ये करना, उदय प्रकाश का पूछा जाता है प्रश्न, यहाँ से पूछा जाता है। दरियाई घोड़ा, तिरीच पूछे जाते हैं, इनकी याद कर लेना है आपको। और अंत में प्रार्थना। कौन कौन सी रचनाएं याद करनी है? दरियाई घोड़ा, तिरीच, पालगोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, और मोहनदास दत्तात्रेय का दुख। ये आप याद कर लेना, बाकी चाहे आप छोड़ देना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको एक भी नहीं करना है, और इनमें से फिर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे जो प्रमुख महिला कहानीकार है। बस ये लास्ट वीडियो रहेगी हमारी महिला कहानीकार वाली, तो ये हम एक वीडियो में और बता देंगे। और फिर कुछ लगेगा कि हाँ कुछ रह रहा है तो मैं बता दूंगी आपको, तो इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, महिला कहानीकार जितनी भी हैं। ठीक है, तो इतना ही था आज की वीडियो में। दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें।